जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हम जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जिसको हिंदी में बोला जाता है श्वसन की क्रिया। देखिए, किसी श्वसन की प्रक्रिया होता है उसको हम समझेंगे। हेडिंग क्या है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। हिंदी में कहा जाता है श्वसन की क्रिया के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ऑक्सीजन O2 को अंदर लेते हैं। जैसे O2 को अंदर लेते हैं उस प्रक्रिया को बोला जाता है इन्हेलेशन। जैसे मान लीजिए हम दम सीधा हैं, जैसे ही सांस अंदर लेंगे, जैसे सांस अंदर लिए तो ये कौन सा प्रक्रिया हुआ, ऑक्सीजन अंदर गया, तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है इन्हेलेशन। उसके बाद समझिए दूसरा क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाहर छोड़ना। इस प्रक्रिया को बोला जाता है एक्सहेलेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे हम सीधा हैं और जैसे ही सांस को बाहर छोड़ते हैं तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है एक्सहेलेशन। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालना और ऑक्सीजन को अंदर लेना, बाहर लेना, इस पूरी प्रक्रिया को बोला जाता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद समझिए, ब्रीदिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है जो बार बार होती रहती है। इसको हम चाह कर भी नहीं रोक सकते हैं। रोकेंगे तो बहुत कुछ सेकेंड के लिए, लेकिन जो ये प्रक्रिया है हमेशा चलता रहता है। मैकेनिकल प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है। इसको हम चाहे रोक ले तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद समझिए, ब्रीदिंग के 2 फेज होते हैं। ब्रीदिंग जो होता है उसका 2 फेज होता है। पहला जिसको बोलते हैं इन्हेलेशन, इसी का एक और नाम है इंस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। सांस अंदर लेना, जैसे ही सांस को अंदर लिए, मतलब जैसे अंदर लिए, इसको बोला जाता है इन्हेलेशन या इंस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है, सांस को अंदर लेना। अब दूसरा समझिए, दूसरा हो गया एक्सहेलेशन। देखिए, एक्स मतलब बाहर निकालना और दूसरा नाम इसी का है एक्सपीरेशन के नाम से जाना जाता है, सांस बाहर छोड़ना। जैसे में हम सांस को बाहर निकालते हैं, जैसे सांस बाहर निकाल दिए, इस प्रक्रिया को बोला जाता है एक्सहेलेशन या इंस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। चलिए अब समझते हैं जो डायाफ्राम है उसकी क्या योगदान, मतलब कैसे सपोर्ट करता है, कैसे सहायता करता है सांस लेने में। तो सबसे पहले समझिए डायाफ्राम, जिसका हिंदी में डायाफ्राम, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी डायाफ्राम और हिंदी में भी डायाफ्राम के नाम से जाना जाता है। देखिए, इसकी संरचना कैसे देखने की मिलती है, डोम शेप्ड मसल्स, मतलब गुंबद के आकार की मांसपेशी होती है। गुंबद के आकार का, ऐसे आप समझ लिए, गुंबद के आकार का और मांसपेशी होती है। पाया कहाँ जाता है, चेस्ट कैविटी या एब्डोमेन कैविटी के बीच में। चेस्ट का मतलब होता है सीना, कैविटी के बीच में, और एब्डोमेन का मतलब होता है पेट, मतलब सीना और पेट के मध्य में, जो मध्य में पाया जाता है उसी को बोला जाता है डायाफ्राम। उसके बाद समझिए, ब्रीदिंग का मेन इंजन है, जो सांस की प्रक्रिया जितनी होती है उसी का मेन इंजन है। कौन? डायाफ्राम है मेन इंजन। इसके बिना रेस्पिरेशन नहीं हो सकता है, श्वसन नहीं हो सकता है। देखिए, डायाफ्राम चले बिना लंग्स भी नहीं चल सकता है। अगर डायाफ्राम न चले, न हिले, न ऊपर नीचे हो, तो जो लंग्स हो जाएगा वो भी नहीं चल पाएगा, वो भी स्थिर हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है जो डायाफ्राम है वो श्वसन अंग का मेन इंजन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब समझते हैं एक एक प्रक्रिया। अब समझेंगे इन्हेलेशन क्या होता है, उसके बाद समझेंगे एक्सहेलेशन, और समझेंगे कि कितनी ऑक्सीजन लेते हैं अंदर और कितने बाहर निकालते हैं। पूरा प्रोसेस समझते हैं एक एक को। चलिए समझते हैं, जब इन्हेलेशन, जब सांस अंदर लेते हैं, जिसको एक और नाम दिया जाता है इंस्पिरेशन, मतलब जब सांस अंदर लेते हैं तो क्या क्या प्रोसेस होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले समझिए, हेडिंग क्या है, इन्हेलेशन या इसी का एक और नाम है इंस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। सांस अंदर कैसे जाती है, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे ही हम सांस को अंदर खींचेंगे तो जो डायाफ्राम रहता है यहाँ पर, वो हल्का सा नीचे हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन अंदर लेंगे तो डायाफ्राम नीचे आ जाता है। उसके बाद समझिए, रिब्स जो होती है वो बाहर आ जाती है। जो रिब्स यहाँ पर है वो हल्का सा बाहर आगे की तरफ आ जाता है, क्योंकि जब सांस लिए तो जो लंग्स था उसमें हवा भरा, और जैसे उसमें हवा भरा तो लंग्स फैलेगा। फैलने के बाद जो नीचे डायाफ्राम था उसको धक्का नीचे से दाब देगा, और बाहर से रिब्स जो है उसको, मतलब हल्का सा लंग्स फूलेगा तो रिब्स बाहर की तरफ फूलेगा। उसके बाद समझिए तीसरा, चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है, और जो सीना वाला भाग होता है, जैसे ही सांस अंदर गया उसको जिसको बोलते हैं चेस्ट कैविटी, या क्या हल्का सा बड़ी हो जाती है। उसके बाद समझिए, लंग्स फैल जाते हैं। लंग्स में हवा गया तो लंग्स फैल जाता है। जैसे लंग्स फैलेगा तो नीचे डायाफ्राम है उसको दाब देगा, और जैसे ही डायाफ्राम को दाबेगा चेस्ट में, तो जो हवा जैसे ही अंदर गया, जो चेस्ट हो गया, रिब्स हो गया, वो हल्का सा, मतलब बाहर की तरफ फैलेगा। उसके बाद समझिए,
जैसे लंग्स फैलेगा उसके बाद समझिए हवा अंदर जाता है। जब चेस्ट कैविटी बड़ी होती है तो हवा अंदर मतलब जा चुका होता है या घुस जाता है। जैसे जैसे सांस लिए, सांस लेने के बाद लंग्स फूलेगा, लंग्स फूलने के बाद क्या होगा, नीचे डायफ्राम है, डायफ्राम को नीचे से दाब देगा और बाहर जो रिब्स है उसको बाहर की तरफ ढकेलेगा। क्योंकि मान लीजिए इतना जगह है नॉर्मल, और जैसे उसमें हवा जाएगा तो हल्का सा फूलेगा, यही प्रक्रिया होता है। उसके बाद समझिए जब जैसे हम सांस को अंदर लेते हैं तो उसके बाद कौन कौन सा गैस लेते हैं उसको समझते हैं। ऑक्सीजन लेंगे 21%, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको O2 बोलते हैं लेते हैं 0.04%। उसके बाद समझिए नाइट्रोजन कितना लेते हैं 78%। और उसके बाद समझिए वाटर वेपर बहुत कम मात्रा में लेते हैं। जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा काम की गैस होती है। जो ऑक्सीजन होता है यही सबसे ज़्यादा काम की गैस होती है। और भी जितनी भी गैस हो गया इसका बहुत ही कम यूज होता है, और नाइट्रोजन को जैसे लिए रहते हैं वैसे ही निकाल देते हैं। तो चलिए अब समझते हैं, हो गया इनहेलेशन इंस्पिरेशन, तो अब समझते हैं एक्सहेलेशन। इसी का और नाम है एक्सपीरेशन। मतलब जब हवा बाहर निकालते हैं तो कौन सा गैस कितना निकालते हैं, इस प्रक्रिया को समझते हैं। अब समझते हैं एक्सहेलेशन, इसका एक और नाम है एक्सपीरेशन के नाम से जाना जाता है। मतलब जब हवा शरीर से बाहर निकलती है तो उसके बाद कौन कौन सा प्रोसेस होता है उसको समझते हैं। तो हेडिंग क्या है, इनहेलेशन, या इसी का और एक नाम है एक्सपीरेशन के नाम से जाना जाता है। मतलब सांस बाहर, सांस अंदर हम समझ लिए हैं, अब बाहर की प्रोसेस समझेंगे कि बाहर क्या अंदर क्या प्रोसेस होता है। मतलब जब हवा बाहर निकलता है तो देखिए सबसे पहले डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है। जैसे ही हम सांस, एक्सहेलेशन में क्या हुआ, जैसे ही सांस अंदर लिए जो लंग्स था वो डायफ्राम को धक्का नीचे दाब दिया। जैसे जब हवा बाहर निकला तो जो डायफ्राम था वो हल्का सा लंग्स को ऊपर ठेला, जैसे ऊपर ठेला तो लंग्स से हवा बाहर आया। जैसे ही बाहर आया तो डायफ्राम रिलैक्स मतलब अपने नॉर्मल कंडीशन में आ गया। उसके बाद समझिए रिब्स अंदर की तरफ, जैसे जब सांस लिए हैं तो जो रिब्स था ये बाहर की तरफ मतलब हल्का सा बाहर की तरफ आ गया है। अब जैसे जब हम सांस को बाहर की तरफ निकालेंगे, बाहर की तरफ छोड़ेंगे तो जो रिब्स था हल्का सा अंदर चला जाएगा, मतलब अपने नॉर्मल कंडीशन पर। उसके बाद समझिए चेस्ट कैविटी कम हो जाएगी। जब सांस लिए थे तो चेस्ट कैविटी बढ़ गई थी क्योंकि लंग्स में हवा गया था और हवा जाने के बाद लंग्स फूल गया था। अब जैसे जब हवा बाहर निकलेगा तो जो चेस्ट कैविटी है वो हल्का सा अंदर चला जाएगा। उसके बाद समझिए ईयर बाहर निकल गया। उसके बाद समझिए लंग्स था हल्का सा नीचे नॉर्मल अपने कंडीशन पर आ गया। जो लंग्स था वो नॉर्मल अपने कंडीशन पर आ गया। जैसे मतलब हवा जैसे हम सांस लिए तो लंग्स फूल गया था और नीचे डायफ्राम को दाब दिया था। हवा जैसे बाहर निकलेगा तो लंग्स हल्का सा डायफ्राम धर के ऊपर से नीचे धक्का दाबेगा और ऑक्सीजन मतलब हवा जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो बाहर निकल गई थी, बाहर निकल जाती है। तो जो लंग्स रहता है वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। उसके बाद समझिए जब चेस्ट कैविटी नॉर्मल हो जाती है तो हवा बाहर निकल जाती है। जैसे चेस्ट कैविटी नॉर्मल हो गया तो हवा बाहर निकल जाती है। अब समझते हैं कि कौन सा गैस कितना परसेंट अब निकालते हैं, कितना परसेंट यूज करता है शरीर, उसको समझते हैं। देखिए ऑक्सीजन O2 16% लिए थे, कितना 21% यूज हुआ, शरीर यूज कितना किया 5% यूज किया शरीर। उसके बाद समझिए कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिए थे 0.04%, कितना निकला 4%, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, ऑक्सीजन की मात्रा घट गई है। उसके बाद समझिए नाइट्रोजन 78%, जैसे नाइट्रोजन लिए थे सेम वैसे ही निकाल दिए, ना कम ना बेस, सेम जितना लिए थे उतना निकाल दिए। उसके बाद समझिए वाटर वेपर था ये हल्का सा ज़्यादा हो गया। उसके बाद समझिए ऑक्सीजन O2 कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, यही इसका मुख्य कारण होता है। तो चलिए अब समझते हैं जो लंग्स होता है उसमें एक बार कितना हवा अंदर जाता है, कितना बाहर जाता है, उस प्रोसेस को समझते हैं। चलिए अब समझते हैं एक बार में लंग्स में कितनी हवा जाती है उसको क्या बोलते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझिए एक बार में लंग्स जिसको हिंदी में फेफड़ा बोलते हैं कितनी हवा जाती है अंदर, चलिए उसको समझते हैं। देखिए उस प्रक्रिया या प्रोसेस को बोलते हैं टिडल वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं TV। देखिए क्या होता है नॉर्मल ब्रीदिंग में एक बार जब हम सांस लेते हैं तो नॉर्मल होकर जैसे ही एक बार सांस लेंगे तो कितना 500 ml या इसी को आधा लीटर हवा अंदर लेते हैं। कितना लेते हैं आधा लीटर, उसको बोलते हैं टिडल वॉल्यूम, मतलब टिडल वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। हवा मतलब अंदर जाती है कितना 500 ml। 500 ml का मतलब समझ जाइए, बोतल लिख रहा है ये है 600 ml, मतलब इससे मतलब 100 ml कम, आधा लीटर समझिए यह बोतल है 600 ml का, मतलब 500 ml एक बार में नॉर्मली जब सांस लेते हैं तो हवा हम अंदर लेते हैं, कितना 500 ml हवा अंदर लेते हैं। उसके बाद समझिए एक सांस में
एक बार एक सांस में एक सांस लेंगे तो कितना हवा लेंगे 500 ml। तो उसमें क्या होगा 25 ml जो ऑक्सीजन होता है उसका यूज शरीर कर लेता है और जितने भी बचा 475 ml इसको क्या करता है, इसको शरीर बाहर निकाल देता है। यूज कितना करेगा 25 ml और बाहर कितना निकाल देगा 475 ml क्या करता है बाहर निकाल देता है। देखिए दो वर्ड होता है, एक होता है वाइटल कैपेसिटी या इसी को विटल कैपेसिटी के नाम से जाना जाता है, मतलब मैक्सिमम हवा जो बाहर निकल सकती है। इसमें क्या होता है मैक्सिमम हवा जो लंग्स से बाहर निकल सकती है, कितनी हवाएं शरीर लंग्स से बाहर निकल सकती है उसी को बोला जाता है वाइटल कैपेसिटी के नाम से जाना जाता है। और दूसरा होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। इसमें क्या होता है रेजिडुअल वॉल्यूम में थोड़ी हवा जो लंग्स में हमेशा रहती है, थोड़ी सी हवा जो रहती है वो लंग्स में हमेशा रहती है। अगर थोड़ी सी हवा भी वो भी निकल जाए तो लंग्स क्या करेगा कोलैप्स हो जाएगा, मतलब आपस में चिपक जाएगा, इंसान कितना भी सांस खींचे नहीं खींचा पाएगा। चलिए अब समझते हैं कि लंग्स क्यों कोलैप्स नहीं होते और कुछ डिसऑर्डर होता है उसको भी समझ लेते हैं। तो अब समझते हैं जो लंग्स होता है फेफड़ा होता है वो कोलैप्स मतलब चिपक क्यों नहीं जाता है उसको समझते हैं। देखिए हेडिंग क्या है, लंग्स क्यों कोलैप्स नहीं होते, मतलब कोलैप्स का मतलब ढह जाना होता है, लेकिन यहाँ पर होगा मतलब चिपक जाना। चिपकते मतलब जब हवा लेंगे और जैसे बाहर निकलेंगे तो सट जाता है बहुत से, लेकिन क्यों नहीं चिपकता है, क्यों नहीं सटता है या क्यों नहीं चिपकता है उसको समझते हैं। देखिए न चिपकने का पहला कारण रेजिडुअल एयर प्रेजेंट, उसमें कुछ हवाएं जो होती है वो पहले से मौजूद रहती है। उस हवा को बोलते हैं रेजिडुअल एयर, मतलब पहले से मौजूद रहता है। जैसे मौजूद रहेगा तो उसमें स्पेस बना रहेगा। उसके बाद समझिए प्लूरल फ्लूइड, एक फ्लूइड होता है उसी के अंदर हल्का मतलब भरा होता है। और तीसरा समझिए कंटिन्यूअस ब्रीदिंग, मतलब लगातार सांस लेते रहते हैं। पहला क्या हो गया रेजिडुअल प्रेजेंट एयर, मतलब जो हवा था पहले से मौजूद था, उसके बाद कुछ फ्लूइड आ गया उसको मत चिपकने न दे, और उसके बाद कंटिन्यूअस ब्रीदिंग मतलब लगातार चलता रहता है जिसके कारण नहीं चिपक पाता है। इसी वजह से लंग्स चिपकते नहीं हैं, आपस में चिपक नहीं पाते हैं। जैसे सट जाएंगे तो क्या होगा एल्विलाई मतलब पूरा ब्लॉकेज हो जाएगा। उसके बाद कितना भी आप अंदर से सांस बाहर निकालिए खींचिए खूब पूरा दम लगा दीजिए तो कुछ भी नहीं होगा, तो मतलब कुछ भी नहीं हो सकता है, सांस आप ले नहीं सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं तो रेस्पिरेशन डिसऑर्डर कुछ होता है उसको समझते हैं। रेस्पिरेशन डिसऑर्डर होता है या इसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, उसको समझते हैं। देखिए डिसऑर्डर क्या है, पहला अस्थमा जिसको हिंदी में दमा के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है ब्रोंकाई नैरो हो जाती है। तो देखिए हम आप लोग बताए थे यह था ट्रेकिया और जैसी ट्रेकिया दो भागों में बटा तो इसी का नाम हो गया ब्रोंकाई, इसी का नाम हो गया दोनों का ब्रोंकाई। तो क्या हो जाता है नैरो मतलब पतला हो जाता है दोनों। उसके बाद समझिए ब्रोंकाई नैरो, उसके बाद दूसरा ब्रोंकाइटिस, दूसरा होता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाई में इन्फेक्शन होता है, जो ए ब्रोंकाई हो गया इसी में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद समझिए तीसरा निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है एल्विलाई में फ्लूइड भर जाता है जो। इसके बाद देखिए क्या होगा ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स से बाद क्या होगा एल्विलाई जो अंगूर की गुच्छा की तरह जिसकी संरचना होती है। तो उसी में क्या होगा फ्लूइड पाया जाता है, फ्लूइड भर जाएगा। जैसे फ्लूइड भर जाएगा तो आप कितना भी सांस बाहर खींचिए, कितना भी बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, पूरा दम आप लगा देंगे बाहर निकालने के लिए तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि मान लीजिए उसमें फ्लूइड कुछ तरल पदार्थ जमा हो गया है। वो वायुकोश था, हवा का द्वार था जिसके माध्यम से हवा मतलब पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड लाता था और बाहर निकलता था। लेकिन जब उसी में जब पानी आ गया है, पानी जम गया है तो आप कितना भी कोशिश कीजिए शरीर से हवा निकालने की नहीं निकल पाएगा। उसके बाद समझिए निमोनिया हो गया एल्विलाई में फ्लूइड जमा हो जाती है। इसी में फ्लूइड ऐसे अंगूर की गुच्छा की तरह इसकी संरचना पाया जाता है, इसमें फ्लूइड पाया जाता है, फ्लूइड जमा हो जाती है जिसके कारण हम सांस नहीं ले पाते हैं। उसके बाद होता है ट्यूबरकुलोसिस, उसके बाद होता है ट्यूबरकुलोसिस जिसको हिंदी में जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है टीबी के नाम से जाना जाता है, जिसका हिंदी में मतलब होता है क्षय रोग। क्या होता है इसमें देखिए क्या होता है जो लंग्स होता है फेफड़ा होता है वो डैमेज हो जाता है, अच्छे से काम नहीं कर पाता है, इसी को बोला जाता है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद समझिए एम्फाइसीमिया क्या होता है एल्विलाई डैमेज हो जाती है, जो एल्विलाई था ये डैमेज हो जाता है और जैसे एल्विलाई डैमेज होगा तो हम अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे और जैसे सांस नहीं ले पाएंगे तो पूरा जीवन लीला समाप्त है। क्या होगा एल्विलाई डैमेज हो जाएगा। तो ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नंबर 2। अगर आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।